मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत के सामने मैदान में उतरे हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य से न्यूज 24 ने खास बातचीत की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी, स्लेट से बना हुआ खूबसूरत ये मंदिर और मेरे सिर पर ये हिमाचल टोपी जो ये बता रही है कि इस वक्त हम इलेक्शन कवरेज के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट है वो है मंडी लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस की तरफ से हैं विक्रमादित्य और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं कंगना रनौत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य मौजूद हैं। इनसे हिमाचल की सियासत से जुड़े हुए चुनावों की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा पहला सवाल यही कि हिमाचल सरकार में आप मंत्री हैं और एक नहीं कई विभाग आपके पास हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मंत्री पद छोड़कर सरकार की जिम्मेदारी छोड़कर अब नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? ये बाय चॉइस, बाय फोर्स, कैसे डिसीजन लिया? देखिए, ऐसा है कि कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो पार्टी हाईकमांड के होते हैं और ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारी पार्टी में ही हुआ है। पिछली बारी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे उस समय उनके सिटिंग मिनिस्टर किशन कपूर जी जो है उनको टिकट दिया गया था कांगड़ा से और वो वहाँ से लोकसभा का एमपी का पद जो है वहाँ से जीते थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रेसिडेंट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी है। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो अलग बात है, मगर जब पार्टी ने ये निर्णय ले लिया कि हमने लड़ना है तो हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वो प्रदेश की राजनीति है, चाहे वो देश की राजनीति है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो विधानसभा है। प्लेटफॉर्म है, अल्टीमेटली आपने लोगों के इश्यूज़ उठाने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमने हमेशा मजबूती से पहले भी उठाए हैं और आने वाले समय में आगे भी उठाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके अपोनेंट की। और आपके सामने है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। और सबसे मैं पहले पूछूं कि ये तो सब जानते हैं कि वो देश की बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने की है, किस तरह से देखते हैं उनकी पॉलिटिक्स को? नहीं, देश में बहुत से एक्टर्स रहे हैं, उनमें से एक वो भी है, तो अच्छी बात है। उनकी फिल्में आई हैं और अब वो यहाँ पर आई हैं, राजनीति में आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो अच्छी बात है। तो हम ये कोई हॉट सीट तो है नहीं, सारी सीटें हमारे लिए हॉट है, सारी सीटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चारों की चारों लोकसभा सीटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे खिलाफ़ लड़ रहा है। हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। जो हमने काम किए हैं, लोगों के साथ हम आपदा में खड़े रहे हैं या उसके पहले काम किए हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और जो विज़न हमारा आने वाले समय के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, ख़ास करके क्योंकि ये हिमाचल का 2/3 इलाका है जोग्राफिकली, तो यहाँ पे हमने हर इशू को कवर किया है। चाहे वो यहाँ पे टनल्स का निर्माण की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन के मुद्दे हैं, हर इशू को हमने टच किया है और उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्योंकि कंगना रनौत ने जो सबसे, आप इशू की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू उठाया है वो है परिवारवाद और नेपोटिज्म को लेकर, कि भाई ये मंडी लोकसभा सीट है, एक ही परिवार की तरफ जा रही है। आपके पिताजी सांसद यहाँ से थे, माताजी सांसद थे, अब आप पहली बार यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? उनको थोड़ा सा आंखें जो है वो हमीरपुर की ओर भी फेरनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। बीसीसीआई के जय शाह कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। दुष्यंत सिंह जो राजस्थान से है वो कैसे आए हैं और कैसे बने हैं। तो ये बातें तो कहने की होती है। अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है, यहाँ पे राजशाही नहीं है, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। अगर जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपके विचारों को एक्सेप्ट कर रही है और आपको जिता रही है,
तो वही शहंशाह होता है, वही सिकंदर होता है। तो ये बातें जो वो निरंतर कर रही है, पहले उनको अपने गरिमा में अपने पार्टी के अंदर झांकना चाहिए और कितने वहाँ पे वंशवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, पहले उनको ये पाठ पढ़ाना चाहिए, उसके बाद बाहर आकर ये बातें औरों से करनी चाहिए। आप दोनों के बीच एक जुबानी जंग भी देखने को मिली और इसमें मैं कहने में बिल्कुल हिचकूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया। ये क्यों हुआ, चाहे आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो? मेरे साइड से तो मैंने तो उनके खिलाफ कुछ पर्सनल नहीं बोला। उन्होंने जो बोला वो उन्होंने बोला, जो चीज़ें उन्होंने बोली मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बोली, तो मुझे तो पहले लगा वो मोदी जी के बारे में बोल रही है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस मोदी जी के हैं वही सर्कमस्टांसेस मेरे हैं। मगर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो बात मेरे बारे में कर रही है। मगर मैंने फिर भी ये कहा कि ठीक है, वो जिस स्तर पे जाए वो उनकी सोच है, जो संस्कार है वो उनके है, जो शिक्षा है वो उनकी है। अब क्या आपने उनकी शिक्षा को बड़ा इशू बनाया? नहीं, निश्चित तौर से हिमाचल एक ऑन एन एवरेज बड़ा एजुकेटेड स्टेट है, जहाँ पर सब लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सब ने करी हुई है। तो अब कंगना रनौत जी, आई डोंट नो उन्होंने क्यों इस और आगे नहीं बढ़ी हैं, पर निश्चित तौर से आज सब चाहते हैं कि नेतृत्व जो करे वो कम से कम उनको इश्यूज़ के बारे में जानकारी तो हो, और जानकारी तब मिलेगी जब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आपको अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अब मंडी के थोड़ा सा मैं अगर राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो 2014 में वहाँ कांग्रेस यहाँ नहीं आई, 2019 में कांग्रेस यहाँ पे नहीं आई। बाई इलेक्शंस में आपकी माताजी ने यहाँ पे प्रचंड जीत हासिल की थी। तो इस बार कौन सा ट्रेंड होगा, बाई इलेक्शन वाला या जो पिछले से चला जा रहा है? क्योंकि कंगना तो ये कह रही हैं कि यहाँ मोदी के नाम पे ज़्यादा वोट मांग रही हैं, आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, उनके पास अपने लिए कुछ मांगने का है नहीं, इसलिए मोदी जी के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। मगर इस बारी जो लहर पूरे देश के अंदर बदल रही है, पूरे देश के अंदर जो लोग इन चीज़ों से तंग आ गए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर आज जो पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी भी अब विकास के ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं। पिछले दो जो पोलिंग हुई है 2 फेज़ की, उसमें या तो उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी है, या उन्होंने मंगलसूत्र की बात करी है, या उन्होंने घुसपैठियों की बात करी है। तो ये सब चीज़ें अगर देश का प्रथम व्यक्ति कह रहे हैं तो ये घबराहट पार्टी के अंदर आज दिख रही है, और जो दक्षिण में ये साफ़ होने वाले हैं और उत्तर में ये हाफ होने वाले हैं, इसलिए इनकी सरकार बनती हुई किसी भी तरीके से देश में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन और ये बीजेपी की तरफ से तो कह रहे हैं कि डबल झटका में हिमाचल में देंगे। एक तो जो, क्योंकि आपको पता है अभी आपके जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं कि लोकसभा में भी और यहाँ भी। नहीं, वो जो कहना है उनको वो कहते रहे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता मुद्दों के ऊपर समर्थन करती है। हमने हमेशा मुद्दों की बात करी है, मैंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास कार्यों में अपना योगदान दिया है। चाहे केंद्र से सहयोग लाने की बात है, मैंने अपने कार्यकाल में 3600 करोड़ का विकास कार्य अपने विभाग के अंदर किया है, और आने वाले समय में भी हम करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। हम एक विजन के साथ चल रहे हैं, डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं, और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के साथ चल रहे हैं, और जनता हमारे साथ है। लेकिन आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि विक्रमादित्य पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार चीज़ें कर देते हैं। आप राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, कांग्रेस के कोई नेता नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गए, विक्रमादित्य अकेले वहाँ पे चले जाते हैं। अभी जो पिछली बार विवाद हुआ था सुखविंदर सिक्खू और विधायकों का, आप एक लाइन हटकर खड़े हुए। तो पहला सवाल, सुक्खू जी के साथ अब ट्यूनिंग ठीक हो गई है, सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन वहाँ पे ठीक हो गया है, और ये पार्टी लाइन से हटकर ये क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, पार्टी लाइन से हट के बात नहीं है। बात यह है कि जहाँ तक राम मंदिर में जाने की बात है, वो हमारा पर्सनल डिसीजन था। पार्टी ने ये कहा कि ऑफिशियली पार्टी से कोई नहीं जाएगा, ये नहीं कहा कि पर्सनल अगर किसी का बिलीफ है वो ना जाए। हमें निमंत्रण मिला था और मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पे गया, और मैं निश्चित तौर से मैंने वहाँ पे रामलला का आशीर्वाद 22 जनवरी को लिया। तो उसमें पार्टी की विचारधारा की कोई बात नहीं है, ये हमारा पर्सनल बिलीफ है। हमारा हिंदू सनातन धर्म के प्रति जो हमारी गहरी विश्वास है, आस्था है, उसको दर्शाता है। जहाँ तक आपने कुछ विवाद की बात करी है या कुछ जी के साथ ट्यूनिंग की बात करी है, तो ट्यूनिंग ठीक है। कुछ इश्यूज़ पर कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सब लोगों की एक विचार तो होते नहीं हैं, तो उस विषय को मैं खुलकर रखने में विश्वास रखता हूँ। राजेंद्र राणा जी तो कह दिए कि वो तो हमारे साथ थे। नहीं, हम उनके साथ ही थे, जब तक वो पार्टी में थे हम उनके साथ थे। हमने तो उनको बड़ा मनाने की भी कोशिश करी। मैं तो स्पेशली होटल में गया चंडीगढ़ में, मैंने उनसे बात करी, सब लोगों से ये कहा कि नहीं, हमें पार्टी को मजबूत करना है। मगर जब उन्होंने मन बना लिया था तो हमने उनकी बात को हाईकमांड को कहा, मगर जब बात नहीं बनी तो हमने हाथ पीछे ले लिए।
अगर मैं पूछूं कि हिमाचल के प्रदेश में नेशनल इशू ज़्यादा हावी होंगे या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोकल इशू हैं हिमाचल प्रदेश के वो ज़्यादा हावी होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर, धारा 370, अपने जो ये मुफ्त राशन की योजना है। आपने मेरी बात से ही जो बात मैंने कहनी थी वही आपने कह दी कि नेशनल इश्यूज़ तब हावी होंगे जब वो नेशनल इश्यूज़ असली में वैसे होंगे जो लोगों को छूते हैं। मगर उनके नेशनल इशू ऐसे होते हैं जिनका लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है। राम मंदिर की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। इन चीज़ों से लोगों का समर्थन और मोह अब ख़त्म हो चुका है। 10 साल तक लोग बेवकूफ़ बने हैं। 10 साल तक लोगों ने ये देखा कि हमको अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे। ये सब चीज़ें आज वहीं पर वहीं हैं। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात करी, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें आज लोगों के बीच में इसका कोई भी अब जो है कनेक्ट नहीं रह गया है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम प्रदेश के जो असली मसले हैं, जैसे मैंने मंडी शहर के लिए आपके स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी है, यहाँ पे टकोली है, वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात करी है, और 2 टनल्स, बड़ी टनल्स है, एक जलोरी जोत की टनल के साथ हमारा जो है बुबू जो टनल है उसके निर्माण की बात करी है। तो हम इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और वो केवल जैसा आपने खुद ही कहा कि गुणगान करे जा रही हैं। कितना गुणगान करेंगी? कभी अपने और नेताओं का भी गुणगान तो कर लीजिए। वाजपेयी साहब का तो आपने नाम ही भुला लिया। आप तो कहती हैं 2014 में आज़ादी मिली, तो 2014 में आज़ादी मिली तो वाजपेयी साहब की कंट्रीब्यूशन को कौन याद करेगा? दीनदयाल उपाध्याय की कंट्रीब्यूशन को कौन याद करेगा? सावरकर की कंट्रीब्यूशन को कौन याद करेगा? तो इस तरीके के बयान देना जो हास्यास्पद है, ये आज ये मैसेज पूरे देश में जा चुका है, प्रदेश में जा चुका है कि ये जो सनातनी विरोधी लोग हैं, ये जो हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, आज ये जो हिमाचल में आए हैं, हिमाचल के सनातन को जो है कलंकित करने के लिए, ये हिमाचल के लोग इसका जवाब देंगे। एक और, क्योंकि अब आपके पास 2 चॉइस होंगी ये इलेक्शन जीतने के बाद, नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, कौन सा प्रेफर करना? अब निश्चित तौर से इतनी मेहनत अगर हम चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं तो जहाँ को पानी बह रहा है वहीं को ही जाएंगे। उल्टी गंगा में थोड़ी हाथ धोएंगे, जहाँ को नीचे को जाएंगे सीधे। एक और, क्योंकि जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके बीच भी एक ज़ुबानी जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ का वो डांस करके दिखा दें, लोकल भाषा चैलेंज कर रहे हैं आपको। ये देखिए, जयराम जी की तो मजबूरी है। जयराम जी की जो है ना, ये मोहतरमा जो है, ये उनकी गले की हड्डी फंस चुकी है। ना वो उसको निगल पा रहे हैं, ना उसको बाहर निकाल पा रहे हैं। तो जयराम जी तो बेचारे, उनकी जब वो कैंपेनिंग में जाती है तो जयराम जी उनकी गाड़ी में भी नहीं बैठ पाते हैं। जब वो कैंपेनिंग में जाती है तो जयराम जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। अभी तो वो सांसद भी नहीं बनी है, अभी तो मात्र कैंडिडेट है, और वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है। तब भी जो है उनके पीछे पीछे जो उनको घूमना पड़ रहा है, वो उनकी राजनीतिक जो आज दिशा बन चुकी है, राजनीतिक दशा बन चुकी है, उस चीज़ को दर्शाता है। तो ये उनकी एक मजबूरी है कि मुंबई से आई है, मोदी जी ने भेजा है, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ से उनका बोरी बिस्तर पैक होगा, उस दिन जयराम जी भी कहेंगे कि मेरी आफत छूटी, बहुत अच्छा हुआ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हिमाचल नहीं पूरे देश में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं, मोदी वर्सेस हु, ये सवाल हमेशा उठाया जा रहा है। आपको लग रहा है ये कांग्रेस के थोड़ा सा कहेंगे कि बैकफुट पे ले जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास इंडिया अलायंस में बहुत से बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी जी उसमें से एक बहुत बड़ा चेहरा है, चाहे वो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी से, चाहे वो और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से। अल्टीमेटली जब इनका बाद में चुनाव के बाद निर्णय होगा कि कौन लीडरशिप तय करेगा, उसमें मैं कोई नहीं होता कहने वाला, क्योंकि वो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप और जो कंबाइंड इनका सिस्टम है वो देखेगा इन चीज़ों को। बट एक ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव को होना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया है, और सबसे हंसी की बात तो ये है कि आज कांग्रेस भाजपा में ही करीबन 40% एमएलए एमपीज़ जो है वो कांग्रेस के गए हुए हैं। तो वो किस भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात करते हैं? जो यहाँ से वहाँ जाता है वो साफ़ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, ईडी उनसे पीछे हट जाती है, सीबीआई उनसे पीछे हट जाती है, इनकम टैक्स उनसे पीछे हट जाती है। तो ये चीज़ें अब लोगों को समझ आ चुकी है और लोग अब इन चीज़ों में ज़्यादा उनका मोह रह नहीं गया है। बस आखिरी सवाल, कंगना जिन्हें राहुल गांधी से कंपेयर किया कि मैं शब्द वो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बड़ा और छोटा पप्पू जैसे शब्द उन्होंने यूज़ किए, आप क्या कहेंगे ये जो ज़ुबानी चल रही है कंगना को यहाँ से? अब उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इतनी है तो मैं सहानुभूति रखता हूँ उनके साथ। उससे ज़्यादा उनको शब्दावली आती नहीं है। जितनी एजुकेशन होगी आदमी की उतना ही तो बात करेगा। तो शिक्षा ही इतनी है तो इससे ज़्यादा उनके पास वोकैबुलरी नहीं है।
तो उनकी शुभकामनाएं हैं, जो उन्होंने कहना है वो कहें, जितनी गालियां देनी है दें, पर मैं तो यही निवेदन रहेगा कि कम से कम हिमाचल के मुद्दों की बात तो करें। आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करके अगर आपको लग रहा है कि आप हिमाचल के लोगों का दिल जीत जाएंगी, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, और वो गलतफहमी आपकी 4 जून को दूर हो जाएगी। शुक्रिया विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।